हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 5 बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ओके चिल्ड्रन, सो ये वीडियो होने वाली है बहुत 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 अमेजिंग वीडियो बिकॉज बैक फ्रॉम द ब्रिंक इस टाइटल से ही ना आपको मतलब आधी स्टोरी मतलब समझ आ गई। टाइटल बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आया होगा। टाइटल का मतलब है बैक फ्रॉम अ ब्रिंक, का मतलब है कगार से वापस। किस कगार से वापस, कैसी कगार से वापस और किस चीज़ की कगार से वापस आते हैं ये लोग। सो दिस द टॉपिक ऑन विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, बैक फ्रॉम द ब्रिंक, इसे दिमाग में रख लीजिए। जैसे ही मेरी मतलब एक्सप्लेनेशन एंड होगी ना, आज हम मतलब 3 पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो जैसे ही एक्सप्लेनेशन एंड होगी तुम आपको आधी चीज़ समझ आ जाएगी और इस हेडिंग का भी मतलब समझ आ जाएगा कि आखिर ऐसी मतलब इस आर्टिकल के लिए, एक छोटे से न्यूज़पेपर के आर्टिकल के लिए ऐसा पूरा टाइटल क्यों दिया गया है बैक फ्रॉम द ब्रिंक। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, तो ये हम जानने वाले हैं। सो तो इसमें इसको लिखा है डायने तूमी ने। ओके, इनके राइटर जो आर्टिकल के राइटर हैं वो है डायने तूमी। ठीक है, तो हम ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। पूर्णिमा देवी बर्मन इज़ अ कंजर्वनिस्ट। ओके, कंजर्वनिस्ट, इसको कंजर्वनिस्ट पढ़ते हैं। ओके, बायोलॉजिस्ट एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम आसम। तीनों टर्म समझ नहीं आए। बायोलॉजिस्ट तो किस लोगों को समझ आ जाएगा। कन्वर्जनिस्ट और एक्टिविस्ट क्या होता है, आई विल टेल यू गाइस। ओके, हैव पेशेंस। देखिए, कन्वर्जनिस्ट मतलब वो होता है ना कि एक ऐसा इंसान, अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि एक ऐसा इंसान है जो बिलीव करता है। किस चीज़ में बिलीव करता है भाई, वो भी तो बताना ज़रूरी है। वो बिलीव करता है नेचर और उसकी जो पूरी दुनिया में पुरानी पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, पूरे नेचर को प्रोटेक्ट करने में वो अपनी भावना रखता है, बिलीव रखता है। मतलब इंसान समझ लीजिए कि एक ऐसा इंसान जिसे नेचर, पूरे हमारी प्रकृति को रक्षा करने और पुराने मतलब ऐतिहासिक इमारतों, पूरे पुराने बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल हो गई, इन सब की रक्षा करने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है उन्हें। बायोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जिसे बायोलॉजी के बारे में बहुत पता हो। ठीक है, एंड एक्टिविस्ट क्या होता है, अ पर्सन हु टेक्स एक्शन टू कॉज पॉलिटिकल या सोशल चेंज। कोई ऐसा इंसान जो कुछ ऐसा कर दे, मतलब कोई ऐसी चीज़ कर दे जैसे पॉलिटिकल, हमारे जो आसपास में है ना, पॉलिटिक्स में बदलाव आ जाए या सोशली कोई बदलाव आ गई, लोगों की सोच में कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, तो लोगों की सोच बदलने वाले को हम एक तरह से, एक और से एक्टिविस्ट कहते हैं। फ्रॉम आसाम, कहाँ की थी वो, आसाम की थी। मार्क दिस पॉइंट, शी वॉज फ्रॉम आसाम। रीड दिस पीस टू फाइंड आउट हाउ शी single-handedly led a movement to save the globally endangered greater adjutant stork from extinction। हम एक पूरी एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं कि अब हम आर्टिकल में पढ़ने क्या वाले हैं ये हमें यहाँ बताया गया है। आई टेल यू, हैव पेशेंस। देखिए, पीस हमें एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ना है। किसका, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का है शायद से। ओके, तो किस तरह जो पूर्णिमा देवी बर्मन जी थी ना, उन्होंने किसी सिंगल हैंडेडली मतलब क्या होता है, अकेले किस तरह से जो एंडेंजर्ड ग्रेटर एजुतांत स्ट्रोक है, एंडेंजर्ड जो विलुप्त होने वाला था, मतलब इन्होंने एक ऐसी चिड़िया को वापस से मतलब हील किया, ठीक किया, इनकी जो प्रजाति है उसे बढ़ाई। ओके, उसको बढ़ाई ताकि वो एंडेंजर मतलब ख़त्म ना हो, विलुप्त ना हो जाए। और कैसे किया इन्होंने, ये अकेले किया है, एक्सटेंशन से उसके विलुप्त होने से उसे बचाया है। ठीक है, कैसे बचाया, ठीक है, कैसा, पूरा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है ना, तो वही हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। The question is how villagers learn to love an ugly bird to save it from extinction। ओके, जनरली एक एग्जांपल देती हूँ। ओके गाइस, ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के सुनना। क्लास के बीच में कान बंद नहीं करना होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, सुनो इसको। कोई सुंदर है, ओके, कोई ब्यूटीफुल है, कोई दिखता अच्छा है। ओके, एकदम बाल शाइनी, आँखों का रंग एकदम ब्राउन है ना,
क्या कितना अच्छा दिखता है आप बोलोगे, और आप उसको मतलब प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करोगे। इसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पेड़ ही है या फिर कोई एक प्यारा सा फ्लावर है, तो आप हमेशा उस पर निगरानी रखोगे कि उसे कोई तोड़ ना ले, उसे कोई और ले ना जाए। पर वही कोई मुरझाया हुआ फूल हो, ठीक है, बहुत सूखा साखा, बहुत ही गंदा दिख रहा हो, बहुत गंदी बदबू आ रही है उसमें से, तो क्या आप उसकी इतनी केयर करोगे? नहीं करोगे। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में भी यही हुआ है कि देखिए, इसमें हमें पूछा गया है कि कैसे जो गांव वाले हैं ना, वो एक बहुत ही बदसूरत, बहुत ही गंदी चिड़िया से ना प्यार करने लगे और उसको एक्सटेंशन, उसके विलुप्त होने से उसे बचाया। ठीक है, बचाया किससे? विलुप्त होने से। You know a bird has a PR problem? When a 19th century ornithologist refers it to as a prodigy of ugliness. PR का फुल फॉर्म क्या होता है? बुक में दिया है बगल में, पब्लिक रिलेशन, जोर से बोल के पढ़ो, ठीक है। जिसमें मतलब चिड़िया जो होती है ना, वो जनरली अपना अच्छा विल, मतलब अच्छे भविष्य उनका कुछ ठीक नहीं होता है ना। PR प्रॉब्लम होती है कि कब कौन सी चिड़िया विलुप्त हो जाए, किसी को नहीं पता। वह 19th सेंचुरी, एक 19 सेंचुरी, ये बर्ड मतलब एक 19 सेंचुरी की जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थी ना, रेफर्स इट टू इट एज 19 सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की जो एक पर्सन है ना, कोई भी एक इंसान है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है? जो चिड़ियाओं के बारे में पढ़ता है, वो बताता है कि ये जो चिड़िया है ना, ये प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस है। मतलब अब वो इस चिड़िया को ऐसा बोलते हैं ना कि ये जो चिड़िया है ये बहुत बदसूरत है, मतलब बदसूरता का ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। इसके बारे में ऐसा लोग बोला करते थे। और निथोलॉजिस्ट पुराने ज़माने के जो चिड़िया को बारे में पढ़ा करते हैं 19 के समय में, ठीक है, 1990 के समय में जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो स्टार्टिंग से इस चिड़िया को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। इसको क्या नाम दिया? प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस। इसकी खूब बेइज्जती की गई, प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस कह के इसको। प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस क्या होता है? मतलब कि एक, मतलब बदसूरता का, अगलीनेस बदसूरत, गंदा दिखने वाला, अगली, ठीक है, उसका एक बहुत ही बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज द ग्रेटर adjutant stork, an imposing bird which stands at the stunning 5 feet and has 8-foot wingspan. तो ये किसके बारे में बोला गया है? प्रोडिजी ऑफ अगलीनेस किसको बोला गया है? ये बोला गया है ग्रेटर एडजुटेंट स्टोक। स्टोक क्या होता है? स्टोक होता है सारस। सारस हिंदी वर्ड है इसका, गूगल पे जाके पिक्चर देखिए, वैसे तो आपके बुक में भी दिया है पिक्चर, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, आप गूगल पे जाके देखिए, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं उसकी, ठीक है। तो सारस जनरली पहले मतलब बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। एक इम्पोजिंग बर्ड थी, बहुत ही बड़ी, लंबी चौड़ी मोटी सी बर्ड थी है, बहुत ही लंबे, एकदम खम्बे की तरह खड़ी हो जाया करती थी। 5 फुट इसकी, 5 फुट 5 फीट इसकी हाइट हुआ करती थी। 5 फीट आप चाहें तो अपने मॉम डैड से पूछ सकते हैं कितना होता है, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो जस्ट लीव इट। 5 फीट बस याद रखिए, 5 फीट थी। और उसका 8 फुट विंड स्पैन था, मतलब जब वो अपने पंख खोलेगा, वो पूरा बर्ड जब अपने पंख खोलेगा उसे, तो पंख की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो लंबाई होती है दोनों पंख को मिला के, वो है 8 फुट की। 8 फुट का तो कोई इंसान भी नहीं होता है, ठीक है। 8 फुट का कोई भी इंसान नहीं होता है, मतलब सॉरी 8 फीट नहीं है ना, फुट है, ओके। 8 फुट के इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है। फीट और फुट में डिफरेंस होता है ना, फुट पैरों से नापा जाता है। डिस्क्रिप्शन वाइल लेस देन अ काइंड इज डिफिकल्ट टू रेफ्यूट, ठीक है। तो मतलब ये जो इसकी बुरे भला लिखा है इसके बारे में यहाँ पे, इसको मतलब गलत साबित करना तो पॉसिबल नहीं है। बात तो सच है कि ये उतनी भी अच्छी बर्ड नहीं लगती है लोगों को। द ग्रेटर एडजुटेंट्स हेड इज नेकेड एक्सेप्ट for a few scraggy feathers, making it look like a balding old man. यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बुरा लिखा गया है इस बर्ड के लिए। एक्चुअली ये जो बर्ड होती है ना, ये दिखने में लोगों को पसंद नहीं है, तो लोग ऐसे ही इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि जो ग्रेटर एडजुटेंट का जो सर है ना, वो एकदम नेकेड है। नेकेड का मतलब होता है खाली,
इसका एकदम करेक्ट मतलब देखें तो वो होता है नंगा, एकदम नंगा हेड है उसका, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्कैरगी फेदर्स, बहुत ही मतलब थुरथुरे फेदर्स होते हैं इसके, उतने अच्छे नहीं होते हैं, रफ होते हैं। मेकिंग इट लुक लाइक अ बाल्डिंग ओल्ड मैन। बाल्डिंग ओल्ड मैन, बाल्ड मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो मैं अभी बता रही हूँ। बाल्डिंग मतलब होता है गंजा, टकला, टकलू चिल्लाते हैं ना आप लोगों के फ्रेंड्स आपको। बाल्डिंग मतलब टकला बुढ़ा आदमी, ठीक है। तो इस वर्ड के पिक्चर में आप देखिए तो इसको ऐसे देख के लगता है ना कि ये कोई टकला बुढ़ा आदमी है, ठीक है। अ लॉन्ग ऑरेंज पाउच डैंगल्स लूजली फ्रॉम इट्स नेक, एक लंबा सा ऑरेंज कलर का पाउच जो है, पाउच वो नहीं जिसमें आप पेंसिल रखते हैं, वो सब नहीं है पाउच। यहाँ पे पाउच इसके गर्दन पे लटकता हुआ ऐसे गोल जैसा कुछ है ना। डैंगल्स लटकता है, ठीक है। हैंग्स इसका मतलब होता है लूजली, एकदम लूज होके उसकी गर्दन से नीचे। देयर इज़ नो मेलोडी इन हिज कॉल, उसकी जो आवाज़ है वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है, यहाँ लिखा गया है। इट्स वोकलाइजेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रंटिंग क्रॉक, इसकी जो वोकलाइजेशन है, इसकी जो आवाज़ें मतलब होती है ना, चिड़ियाएँ अक्सर आवाज़ें निकालती हैं, तो इसकी जो आवाज़ें होती है ना ये एकदम मतलब गंदी चुभी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगती है, ओके। देर इज नो मच ग्रेस इन हिज मूवमेंट इधर, ना ही इसके मूवमेंट, ना ही इसके चलने फिरने में कि हाय मेरा तो दिल ही आ गया उस चिड़िया पे, कैसे प्यार से चलती है, उसमें वैसा भी कुछ नहीं था कि भी अच्छे से चलती हो, इसके कोई ग्रेस नहीं था मूवमेंट में। इनडीड, भले ही इसके मूवमेंट अच्छे नहीं है, चलते हुए भी बहुत गंदी लगती है, तभी भी इसका नाम क्या दिया गया है, एडजुटेंट। और एडजुटेंट का क्या मतलब है, बहुत अच्छा मतलब है। क्या मतलब होता है एडजुटेंट का? एडजुटेंट रेफर करता है टू अ मिलिट्री ऑफिसर, एक मिलिट्री ऑफिसर के बारे में बताता है, फ्रॉम इट्स स्टिफ ऑकवर्ड जायट, ठीक है। तो एडजुटेंट क्या होता है, एक मिलिट्री ऑफिसर के बारे में है। फ्रॉम इट्स स्टिफ मतलब बहुत, स्टिफ मतलब क्या होता है, कठोर, ठीक है, कड़क। तो एक मिलिट्री ऑफिसर आप लोग जनरली हैं, अब फिर से आंखें क्लोज करिए और इमेजिन करिए कोई मिलिट्री ऑफिसर है, सीना तानते हुए एकदम टाइट कंधों से, ब्लैक कलर का चश्मा लगा के एकदम ढाई चल रहा है, ठीक है। तो उसी एडजुटेंट का मतलब भी यही है। ये आपको ऐसी लंबी चौड़ी लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हार्श मीनिंग है इस लाइन का, ठीक है। समझ इतनी आसानी से नहीं आएगा, मैंने आपको बस इससे बता दिया कि फ़ौजी जो होते हैं ना, एकदम मिलिट्री ऑफिसर धान करके एकदम स्टाइल में चला करते हैं, एकदम उनके मूवमेंट परफेक्ट होते हैं चलने के, तो वैसे ही इसको भी एडजुटेंट कहा गया है। बल्कि यहाँ पहली लाइन में क्या दिया है कि इसके मूवमेंट में कोई ग्रेस नहीं, पर इसके बावजूद भी यहाँ कहा गया है कि ये तो एडजुटेंट स्ट्रोक ही है। इतना समझ आने के बाद आगे देखते हैं। नोन लोकली एज हरजिला, ठीक है। हरजिला क्या होता है, बंगाली वर्ड है। हरजिला मीन्स बंगाली वर्ड, इसको ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। बुक के हिसाब से आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, बोन सॉल्वर। हरजिला मतलब होता है बोन सॉल्वर, हड्डी खा जाने वाला, ठीक है, हड्डी खा जाने वाला, मतलब एक तरह से अच्छा ना होना, ठीक है। और इनको बहुत ही गंदा माना जाता था, अनक्लीन माना जाता था, बट वैल्यूड एज स्कैवेंजर्स। इनको गंदा तो माना जाता था, बट जो स्कैवेंजर्स होते हैं ना उनको बहुत वैल्यू भी दी जाती है, क्योंकि वो हमारे नेचर से जो गंदे डेड एनिमल्स, जो भी प्लांट्स डेड एनिमल्स होते हैं ना, उन सबको ये हटाते हैं। तो इनको एक तरह से स्कैवेंजर्स के रूप में वैल्यू भी दिया जाता था, पर ये इतने गंदे तरीके से रहते थे कि इनको कोई भी पसंद नहीं आता था, ठीक है। मतलब इनको कोई पसंद नहीं करता था। दे वर समटाइम्स हंटेड फॉर द यूज़ ऑफ देयर मीट एंड फोक मेडिसिन, तो कभी कभार सब दवाइयों के लिए ना इनके लिए इनकी शिकार किया जाता था बहुत ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ इज मैनी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट्स वन कॉन्ग्रीगेटेड इन एनॉमरस फ्लॉक्स फ्रॉम पाकिस्तान टू कम्बोडिया। जाइए अपना मैप खोलिए, ठीक है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप नहीं, वर्ल्ड मैप खोलिए, मतलब वर्ल्ड मैप में भी तो नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया का मैप खोलिए, ठीक है। पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया आप गूगल पे देख सकते हैं। पाकिस्तान से कम्बोडिया जो है, कम्बोडिया अच्छे से पढ़ना है। कम्बोडिया जो है उसके बीच में ना, उसके बीच में जितना भी एरिया है, जितने भी इलाके हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनॉमरस फ्लॉक्स मतलब क्या होता है, इट इज़ एन कौन सा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ओके।
तो हम फॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं ना, तो पूरी बर्ड्स इकट्ठा हो जाती हैं वहाँ इनॉमरेसली, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एक तरफ से इकट्ठा हो जाती है, बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि कोलकाता में भी, ठीक है, हर एक घर के छत के ऊपर, ठीक है, आसपास एक घर के एक ना एक स्टोक तो हमें दिखता ही था, एडजुटेंट स्टोक। पर ये क्या हुआ? ओवर द ईयर्स द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वेटलैंड्स हैबिटेट एंड लॉस ऑफ इट्स नेस्टिंग हैज़ टू अ ड्रास्टिक फॉल इन द नंबर्स ऑफ ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक इन इंडिया। इसमें कहने का मतलब है कि इनके जो घर बार होते हैं ना, सालों साल बीतते गए, ठीक है, इनको कोई वैल्यू नहीं देता था, ठीक है। तो एक्चुअली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, मतलब जो वेटलैंड्स होते हैं, जहाँ पे वेटलैंड्स एक तरह इनका घर है, ठीक है, जहाँ पे ये रहा करते हैं, उन घर को तबाह कर दिया गया था। किसके लिए? ऑलवेज ह्यूमंस के लिए, ठीक है। इनके पूरे नेस्ट को छीन लिया गया था जो पेड़ पे रहते हैं, जाए तो जाए कहाँ ये, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी मर जाया करते थे। और ड्रास्टिक, बहुत ही भयंकर फॉल हो गया इनके नंबर में, बहुत कम होने लगे अब ये, ठीक है, बहुत ही कम बढ़ने लगे। पहले तो कोलकाता में हर घर के छत के ऊपर दिख जाते थे नाचते हुए, अब तो कम पड़ गए, क्या करें अब, है ना। so much that so much that it went from being one of the most common strokes to rarest। मतलब इस लाइन का मतलब है कि ये पहले इतने कॉमन हुआ करते थे, इतने कॉमन, ठीक है, पर अब क्या हुआ, ये तो बहुत रेयर हो गए, बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं। बट by the 1990s one estimate put the number of greater adjutants at mere 1000, bringing it dangerously close to extinction। वाओ, ये क्या हो गया, है ना, कैसे क्या हो गया, देखते देखते पढ़ते पढ़ते। बाय द 1990s से हमें ये पता चला गया, एस्टिमेट किया गया, पता लगाया गया कि जो नंबर ऑफ एडजुटेंट्स थे ना, एडजुटेंट्स ऑफ स्टोक, ठीक है, वो बचे हैं कितने? बस 1000 बचे हैं। मतलब इतने ज़्यादा बड़ी दुनिया में 1000 बचे हैं, इंडिया में 1000 बचे हैं, बस इतने से क्या होगा, इससे ब्रिंगिंग इट डेंजरसली क्लोज टू एक्सटेंशन, इसको विलुप्त होने की कगार पे ही अब ये आने वाला था। ओके, तो आज का पैराग्राफ समझ आया तीनों? कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। और इसका जो अगला है ना, अगली बर्ड्स नीड्स एन एले, ठीक है, इसके बहुत सारे ब्लू कलर टॉपिक्स हैं, वो हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो भी आएगी, जल्दी ही आएगी, नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक आएगी। यू शुड ऑल बी रेडी एट 12 PM, सॉरी AM, ठीक है, 12 AM में आप लोगों को रेडी रहना है, ठीक है, वो क्लास चलेगी एंड आप लोगों को उसमें प्रेजेंट रहना है। ओके, देन आई विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो आपने रिकॉर्डेड सेशन में देखी है तो देन मेरे चैनल पे विजिट करिए, और भी मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 7 इंग्लिश लाइफ कोर्स बुक के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। टिल देन